वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं चैप्टर बाय चैप्टर जो है ऑब्जेक्टिव बना के अपलोड कर रहा हूं। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अकाउंटिंग रेशियो। और मैं सारे ऑब्जेक्टिव जो है आपको समझा के बताने वाला हूं। पहला क्वेश्चन है, आदर्श तरल अनुपात है लिक्विड रेशियो एंड आइडियल लिक्विड रेशियो, ये 1:1 होता है। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है, एक मिनट जरा मैं ब्रश निकाल लूँ। हाँ, इसका सही आंसर है नंबर बी। ठीक है ना, आदर्श तरल अनुपात 1:1 होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है, जब चालू अनुपात 2:5 है, चालू दायित्वों की राशि 25,000 है, संपत्तियों की राशि क्या होगी? तो ये आपको गुना भाग करना होगा और गुना भाग करने के बाद इसका सही आंसर आएगा 10,000। आपको जो है नंबर सी में टिक आउट करना है। यदि आपसे नहीं बने तो आप हमें कमेंट करेंगे, मैं ये सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो भी है ना बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तरल संपत्ति में शामिल नहीं है। तरल संपत्ति का मतलब है जिसको हम बिना समय गंवाए कैश में कन्वर्ट कर सके। तो ये स्टॉक तरल संपत्ति में शामिल नहीं होता है। तो इसका सही आंसर नंबर ए हो जाएगा। नंबर ए में टिक आउट कर देना है। ठीक है, आगे है तरल अनुपात बराबर, इसका फॉर्मूला होता है तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व। तो इसमें हाँ दिया हुआ है नंबर सी, आपको उस नंबर सी में टिक आउट कर देना है, तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व। अगला क्वेश्चन है, चालू अनुपात में शामिल है। चालू अनुपात में स्टॉक भी होता है, कैश भी होता है, डिटर्स भी होता है। तो ऑल ऑफ दीज, इसका सही आंसर जो है नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल परीक्षण अनुपात, ये दिया थोड़ा सा कट गया है, जरा सा मैं पढ़ के सुना देता हूँ। लिखा हुआ है, अम्ल परीक्षण अनुपात की गणना करने में निम्नलिखित संपत्तियों में से कौन सी संपत्ति को ध्यान में नहीं रखा जाता है? ठीक है ना, मतलब जो आप अम्ल परीक्षण जिसको बोलते हैं क्विक रेशियो निकालते समय जो है किसको हम ध्यान में नहीं रखते हैं? तो इसमें जो है ना स्टॉक को हम ध्यान में नहीं रखते हैं। इसका फॉर्मूला ही होता है सी ए माइनस स्टॉक डिवाइड बाई सी एल। स्टॉक को हम लेस कर देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी, स्टॉक। आगे है, द्रव्यता के दो आधारभूत माप हैं। तो इसका सही आंसर है चालू अनुपात और द्रव्यता अनुपात। नंबर बी इसका सही आंसर है। फिर आगे है, कैश 10,000 है, स्टॉक 25,000 है, बिल्स रिसीवेबल 5,000 है, लेनदार है 22,000, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 8,000। तो चालू अनुपात होगा। तो आपको चालू अनुपात निकालने के लिए सी ए बटे सी एल करेंगे। आप जो भी सी ए है सबको आप जोड़ लेंगे। सी ए में कैश है, स्टॉक है, बिल्स रिसीवेबल है, जोड़ लेंगे। और सी एल में जो है ना 22 और 8 जितना होगा आप डिवाइड कर देंगे। इसका सही आंसर आ जाएगा 4:3। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आगे है, लाभप्रदता अनुपात सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। ये जो है ना प्रतिशत में निकालते हैं, क्योंकि जैसे प्रतिशत ये लाभ प्रतिशत नहीं, जब भी हम लोग निकालते हैं प्रोफिटेबिलिटी रेशियो, ये हमेशा परसेंटेज में निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, उधार और संग्रह नीतियों के मूल्यांकन में उपयोगी है। इसका सही आंसर हो जाएगा औसत संग्रह अवधि, एवरेज कलेक्शन पीरियड, नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यावसायिक फर्म की डैश की गणना उसकी अल्पकालीन देयताओं के भुगतान के क्षमता से की जाती है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्रियाशीलता, द्रव्यता, ऋण और लाभप्रदता। इसका सही आंसर है द्रव्यता। ऋण क्षमता अनुपात है डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसका सही आंसर है नंबर सी, शोधन क्षमता अनुपात। आपको जो है सी में टिक आउट कर देना है। अगला क्वेश्चन है, डैश अनुपात विभिन्न खातों के विक्रय या रोकड़ में परिवर्तन की तीव्रता के सूचक हैं। तो इसका सही आंसर है क्रियाशीलता। नंबर ए में आपको टिक आउट करना है। फिर आगे है, निम्न में से कौन सा गैर संचालन व्यय है? गैर संचालन का मतलब होता है नॉन ऑपरेटिंग। किराया, सेलिंग एक्सपेंस, वेजेज, ये सब ऑपरेटिंग है। और नंबर डी इसका सही आंसर है मशीन की बिक्री पर हानि, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। आगे है, बेचे गए माल की लागत बराबर होता है विक्रय माइनस सकल लाभ। इसका फॉर्मूला ही होता है सेल्स माइनस जीपी। नंबर बी में टिक आउट करना है। अगला क्वेश्चन है, लेनदार आवर्त अनुपात में क्या शामिल किया जाता है? तो कुल उधार क्रय, कुल उधार विक्रय, नगद बिक्री, नगद क्रय। इसका सही आंसर है नंबर ए हो जाएगा कुल उधार क्रय।
अगला है, जब ओपनिंग स्टॉक 50,000 है, क्लोजिंग 60,000 है, बेचे गए माल की लागत 2,20,000 है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है आपको। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो ये आप फार्मूला से निकालेंगे, ये गुना भाग करने से इसका सही आंसर आएगा नंबर सी, 4 टाइम्स। संचालन अनुपात है, तो संचालन अनुपात जो है ये है लाभदायकता अनुपात, नंबर ए। आगे है, विनियोग पर प्रत्यय ज्ञात करने के लिए विनियोजित पूंजी का अर्थ है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको टिक आउट करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थाई संपत्तियां प्लस चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व, नंबर डी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, लाभ हानि तथा स्थिति विवरण के आंकड़ों पर आधारित अनुपात है, तो इसका सही आंसर है पुरानी कार की बिक्री से ये मिश्रित या संयुक्त अनुपात, नंबर डी में आपको टिक आउट कर देना है। आगे है, इनमें से कौन परिचालन आय है? वस्तुओं की बिक्री, ब्याज आय, लाभांश आय, पुराने कार की बिक्री से लाभ। तो कौन परिचालन आय है? एन ऑपरेटिंग इनकम। तो ये वस्तुओं की बिक्री जो है ना, ये आपका क्या है? ऑपरेटिंग इनकम है, नंबर ए में आपको टिक आउट कर देना है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, अनुपातों के निम्न वर्ग प्रमुख रूप से जोखिम की गणना करते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है नंबर डी हो जाएगा क्रियाशीलता, ऋण और लाभप्रदता अनुपात, नंबर डी। आगे है, डेटा टर्नओवर रेशियो बराबर फॉर्मूला होता है, ये नेट क्रेडिट ये दिया हुआ है, उधार बिक्री बटे औसत व्यापारिक प्राप्ताएं, नेट क्रेडिट सेल्स, नंबर सी में आपको टिक आउट कर देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सकल लाभ अनुपात सकल लाभ के साथ किसका अनुपात है? तो ये जो सकल लाभ अनुपात है ना, ये दिया हुआ है शुद्ध नगद बिक्री, शुद्ध उधार बिक्री, अंतिम स्टॉक, और नंबर डी है शुद्ध कुल बिक्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुद्ध कुल बिक्री, नंबर डी। आगे है, लाभदायकता अनुपात को समानतः व्यक्त किया जाता है, ये प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, आपको प्रतिशत में दे देना है। ठीक है। आगे है, तरल अनुपात को डैश नाम से भी जाना जाता है, डैश नाम से भी जाना जाता है, ये क्विक रेशियो या इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, अम्ल परक अनुपात हिंदी में कहा जाता है। फिर आगे है, चालू अनुपातों में केवल उन्हीं संपत्तियों को शामिल करते हैं जिनके अंदर में धन वसूली की संभावना हो, तो प्रायः 1 वर्ष के अंदर होना चाहिए, नंबर सी में आपको टिक आउट कर देना है। ठीक है। आगे है, चालू दायित्व डैश के अंदर देय होते हैं, तो ये भी जो है ना नंबर डी 12 माह के अंदर देय होते हैं। कार्यशील पूंजी है, तो चालू संपत्ति और चालू दायित्वों के अंतर को हम क्या बोलते हैं? कार्यशील पूंजी बोलते हैं, नंबर सी। आगे है, निम्न में से कौन सा व्यवहार चालू अनुपात में सुधार लाएगा? कौन सा व्यवहार चालू अनुपात में सुधार लाएगा? तो इसमें जो है ना, लेनदारों को भुगतान यदि आप करते हैं तो आपका जो है ना, जो करंट रेशियो है वो सही कहलाएगा। आगे है, टोटल एसेट्स दिया हुआ है, नहीं आपको कुल दायित्व भी दिया हुआ है, चालू दायित्व भी दिया हुआ है, ऋण क्षमता अनुपात है, ये तो आपको निकालना होगा। निकालने के बाद इसका सही आंसर आएगा 2.5:1, नंबर सी इसका सही आंसर आएगा। आगे है, शब्द चालू संपत्ति में शामिल होता है, अल्पकालीन निवेश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये जो है ना चालू संपत्ति में शामिल होता है। आगे है, स्वामित्व अनुपात स्वामित्व कोष तथा डैश के संबंध को दर्शाता है। स्वामित्व अनुपात स्वामित्व कोष तथा डैश के संबंध को दर्शाता है, कुल संपत्ति के संबंध को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, कुल संपत्तियां दिया हुआ है, कुल दायित्व भी दिया हुआ है, चालू दायित्व भी दिया हुआ है, कुल संपत्ति ऋण अनुपात है, आपको ये भी निकालना होगा, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना। निकालने से जो है इसका सही आंसर आएगा 3.5:1, नंबर ए में आपको टिक आउट कर देना है। फिर आगे है, समता अंश पूंजी, ये सारा कुछ दिया हुआ है, आपको निकालना है स्वामित्व अनुपात। ठीक है ना। तो ये निकालने से जो है इसका सही आंसर आएगा 50%, नंबर ए में आपको टिक आउट कर देना है।
अगला क्वेश्चन है, एक फर्म की तरलता ज्ञात करने के लिए कौन सा अनुपात लाभदायक है? फर्म की तरलता ज्ञात करने के लिए आपको जो है ना अम्ल परीक्षण अनुपात निकालना आवश्यक होता है। नंबर बी। आगे है, स्वामित्व अनुपात की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाती है। इसका सही फॉर्मूला होता है अंशधारियों का कोष बटे कुल संपत्ति। आगे है, आंतरिक और बाह्य स्वामित्व के मध्य एक संतोषजनक अनुपात है। तो आंतरिक और बाह्य 2:1 को आप जो है ना संतोषजनक कह सकते हैं। ये आदर्श अनुपात माना जाता है। तरल संपत्तियों में शामिल होता है, ये क्वेश्चन से पहले भी आ चुका है। बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, कैश, ऑल ऑफ दीज सभी शामिल होता है। आपको इसमें नंबर डी टिक आउट कर देना है। संचालन अनुपात है, अगला क्वेश्चन है संचालन अनुपात है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लाभदायकता, फिर है क्रियाशीलता, फिर है शोधन क्षमता। इसका सही आंसर है लाभदायकता अनुपात। अगला क्वेश्चन है आदर्श चालू अनुपात है। तो ये 2:1 जो है ना आदर्श कहलाता है। नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्टॉक आवर्त अनुपात के अंतर्गत आता है। स्टॉक आवर्त अनुपात के अंतर्गत जो है निष्पादन अनुपात आता है। नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर ये जो है ना क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व करना होगा। बिक्री दिया हुआ है इतना, बिक्री वापसी है इतना, बेचे गए माल की लागत इतना है, सकल लाभ अनुपात होगा। तो आपको करना क्या है, सकल लाभ निकाल लेना है। इसका फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कोस्ट। 4,20,000 माइनस 20,000, 4 लाख हो गया। लेस कर देंगे कोस्ट 3,20,000, 80,000 जो है जीपी निकल आएगा। फिर इसको आप जीपीआर का फॉर्मूला होता है जीपी गुना 100 बटे नेट सेल्स। 80,000 गुना 100 बटे नेट सेल्स कितना है, 4 लाख है। तो ये 80,000 गुना 100 बटे नेट सेल्स कितना 4 है, 4 9 8, ये 20% हो जाएगा गुना भाग करके। नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है शब्द चालू दायित्व में शामिल नहीं होता है। तो ऋण पत्र, ये ऋण पत्र जो है सीएल में ऋण पत्र लॉन्ग टर्म लोन है, ऋण पत्र शामिल नहीं होता है। नंबर बी। एक कंपनी की दीर्घकालीन शोधन क्षमता ज्ञात करने के लिए कौन सा अनुपात अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो दीर्घकालीन ज्ञात करने के लिए जो है आपको ऋण क्षमता अनुपात निकालना होगा। नंबर बी में टिक आउट कर देंगे हम। अगला क्वेश्चन है कुल संपत्ति माइनस ऋण अनुपात। ये कुल संपत्ति ऋण अनुपात ज्ञात करने का सूत्र है। तो कुल संपत्ति बटे लॉन्ग टर्म लोन, ये सही फॉर्मूला है। नंबर ए। आगे है डैश अनुपात प्रमुख रूप से व्यवसाय की आय उपार्जन क्षमता की गणना करते हैं। डैश अनुपात प्रमुख रूप से, तो ये लाभप्रदता, प्रॉफिटेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है ऋण क्षमता अनुपात ज्ञात करने का सूत्र है डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म लोन बटे शेयर होल्डर फंड। नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अस्थायी संपत्तियों में शामिल होता है। तो ये मशीन जो है अस्थायी संपत्ति है। सही आंसर नंबर बी है इसका। निम्न में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है? तो विज्ञापन तो संचालन व्यय है। कार की बिक्री से हानि, ये नहीं है संचालन व्यय। नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी तरल संपत्ति है? तरल संपत्ति है तो ये लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स। ये डेटर्स तरल संपत्ति माना जाता है, ठीक है ना। नंबर डी नहीं, नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है चालू अनुपात बराबर, तो सी ए बटे सी एल। ये नंबर ए इसका ऑप्शन दिया हुआ है सी ए बटे सी एल। फिर आगे है निम्न में कौन लाभदायकता अनुपात नहीं है? तो लाभदायकता अनुपात नहीं है, चालू अनुपात जो है ना लाभदायकता अनुपात नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है कुल बिक्री दिया हुआ है, ओपनिंग डेटर्स दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, नगद बिक्री होगी। तो ये भी आपको गुना भाग करना होगा। डेटर्स अकाउंट खोलना होगा, उससे क्या होगा उधार बिक्री निकल आएगा। उधार बिक्री में आप क्या करेंगे, कुल बिक्री में उसको लेस करेंगे, तो जो आएगा वो आपका नगद बिक्री कहलाएगा। ये निकालने से 289,000 आएगा। सी ए दिया हुआ है, सी एल दिया हुआ है, चल संपत्ति का मूल्य, ये भी आपको निकालना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सी आर बराबर सी ए बटे सी एल करेंगे, 1/2 बराबर सी ए 25 बटे जो है सी एल कर देंगे आप, गुना गुना करेंगे आप, नहीं तो ये हो जाएगा 12,500। नंबर बी जो है इसका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है तरल अनुपात प्राप्त होता है तरल संपत्ति को डैश भाग देने पर। तरल अनुपात तरल संपत्ति को तरल चालू दायित्व से भाग देने पर। तो चल दायित्व इसमें दिया हुआ है नंबर बी, चल दायित्व। अगला क्वेश्चन है एक कंपनी की मूल संपत्ति है इतना से बढ़कर इतना हो गया, तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो 4 लाख से जो है ना 5 लाख हो गया, तो 4 लाख है तो वृद्धि कितना हुआ है 1,00,100, तो ये व्हाट, ये 25% हो जाएगा। नंबर बी गुना भाग करेंगे। संपत्तियों का खाता है, संपत्ति वास्तविक खाता होता है। नंबर सी इसका सही आंसर है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके पास और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारा पूरा प्रयास होगा अपलोड करने का। थैंक्स।